अखिल भारतीय शिक्षा समागम की समापन सत्र में मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय अन्नपूर्णा जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, यूजीसी की चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय मूर्ति जी, यूजीसी की सेक्रेटरी आदरणीय रजनीश जैन जी, इस सत्र में हम लोगों के साथ उपस्थित स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सचिव आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, एनसीवीटी के चेयरमैन आदरणीय कलसी जी, एनसीईआरटी के चेयरमैन आदरणीय सकलानी जी तथा इस सभागार में उपस्थित भारत की सभी प्रांतों से आए हुए आदरणीय वाइस चांसलर, डायरेक्टर, हेड ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, अन्य विद्वतजन, मैं आप सभी को इस 3 दिन की कार्यशाला की उद्यापन उत्सव में धन्यवाद देता हूं, आपको शुभेच्छा देता हूं। हम लोगों की सामूहिक प्रयास निश्चित रूप में आने वाले दिनों में एक रूप लेके आएगी। मित्रों, आज एक सुखद दिन के साथ साथ एक दुखद भी दिन रहा। कल ही हमको एक दुस्संवाद मिला। भारत की परम मित्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की आतताइयों ने हत्या किया। इस सभागार के साथ उनकी स्मृति जुड़ी है। कई प्रकार की स्मृति के साथ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निजी मित्र भी रहे, भारत के भी मित्र रहे। ये सभागार उसकी साक्षी है। हम सभी लोग फिर एक बार बाबा विश्वनाथ के सामने, महाप्रभु के सामने प्रार्थना करें, शिंजो आबे जी की आत्मा को परमात्मा अपने पास ले और उनको सद्गति दे। मित्रों, कोई भी एक सम्मेलन जब होती है उसकी कई चुनौती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बड़े एक विजनरी लीडर के नाते, हमारी देश की प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता होती है, हम लोग आदरणीय आनंदीबेन जी लंबे समय से उनकी सहयोगी रही। हम लोग भी कुछ सालों से उनके साथ सरकार में काम कर रहे हैं। मित्रों, हम परसों उनकी एक मार्गदर्शन के हमको सौभाग्य मिला। हम लोग पहले भी उनको प्रत्यक्ष अपने अपने कैंपस में, अपने अपने राज्यों में या दूर संचार के माध्यम से उनके विचार को इस देश अभी भली भांति परिचित हुआ है। लेकिन मैं जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता हूं या उनको सुनने का अवसर मिलता है, हमें लगता है हमें उनको पहली बार दर्शन हो रहा है। वे बार बार हम लोग जहां सोच समाप्त करते हैं उससे मीलों आगे की सोच हम लोगों के सामने छोड़ के जाते हैं। एक शिक्षक के नाते, एक दूरदृष्टा के नाते, एक राष्ट्र चिंतक के नाते प्रधानमंत्री जी ने एक लंबी लकीर परसों हम लोगों के सामने रखा है। उन्होंने अनेक विषयों को आज के परिप्रेक्ष्य में नए तरीके से हमको सोचने के मौका दिया है। उनके आशीर्वाद हमें बराबर मिलते रहता है। उनका स्नेह, उनके मार्गदर्शन हमको परसों भी मिला। उन्होंने कई विषयों के बारे में, यूनिवर्सिटी की आज की भूमिका, विशेष करके हम सभी लोग उनकी आभारी रहेंगे। उन्होंने काशी की लोकसभा सदस्य के नाते पहले ही, मैं मानता हूं हमारे यूजीसी, यहाँ का बीएचयू, हम सभी के अच्छे देखभाल किया है, प्रबंधन किया है। लेकिन उसके बावजूद मेहमान नवाजी क्या होता है, आतिथ्य क्या होता है, प्रधानमंत्री से ही सीखनी चाहिए। उन्होंने पहले ही क्षमा याचना की थी, जो कमी होगा उन्हीं की जिम्मेवारी है। यही भारतीयता है, यही भारत की परंपरा है, यही हमारी सीख है। उसी से लेके प्रधानमंत्री जी ने उच्च शिक्षा में हमारी जो लैबोरेटरीज है, यूनिवर्सिटी, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उनसे अपेक्षा क्या है। 21वीं सदी में
हम लोगों की दायित्व क्या है, उसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी की जो चुनौतियां हमारे सामने है, वैश्विक नागरिक के नाते क्लाइमेट चेंज जैसे आधुनिक विषय हो, वेस्ट टू वेल्थ में नया टेक्नोलॉजी लेने की बात हो, या देश की विकास की धारा की लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाना, उसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक मॉडल क्या हो, ऐसे सारे एकेडमिक और अप्लाइड बातों को यूनिवर्सिटी के सामने रख के एक दिशा हम लोगों को दिया। हमने तो लैब टू लैंड ये विषय सुना था, लेकिन लैंड टू लैब, जमीनी अनुभव को वैज्ञानिक मान्यता देना, उसको प्रयोग करके विश्व दरबार तक पहुंचाना, उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए अभी अभी जूनागढ़ में आयुर्वेदिक संस्थान जो सालों से भारत की आयुर्वेदिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा था, उसको विश्व स्तर की संगठन WHO को बुला के उनसे अनुबंध करना, यह हमारी प्रधानमंत्री की विशेषता है। उन्होंने उसके बारे में, रोड मैप के बारे में हमारे सामने उल्लेख किया। और कहाँ उल्लेख किया? काशी में किया। काशी की एक विशेषता है, सीखना और सिखाना ये दोनों परंपरा के एक अद्वितीय स्थान है। ये काशी में एक जीवंत सभ्यता है, और उसमें मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं सबसे पहले आप सभी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि एक क्लास मिनिमम 45 मिनट क्लास लेने वाले प्राध्यापकों को 45 मिनट में 5 लोग बोलना, यह अपने आप में यूजीसी ने चमत्कार किया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। कुछ मित्रों को ये अच्छा भी नहीं लगा कि हमें कैसे आप रोकने आते हो, लेकिन मैं उनकी यूजीसी की ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं। उनको हमको हमारे वाइस चांसलर VHU ने सर्टिफिकेट भी दिया है। देखिए, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन कहने से, इंटरनेशनलाइजेशन कहने से नहीं होगा, इंटरनेशनलाइज प्रैक्टिस को भी लाना पड़ेगा। सही मायने में मैं जब उसकी कुछ महीना पहले आदरणीय अनादिबेन जी ने हमें कुछ विषय की एक कल्पना दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटियों की मॉनिटरिंग के बारे में, उनकी कैपेसिटी की बिल्डिंग के बारे में हमें कुछ मार्गदर्शन किया। मैंने उनको तुरंत ही कहा कि क्या इसके हम एक अखिल भारतीय रूप बना सकते हैं क्या? फिर आपने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने विषय रखा, प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया। मैं आपको बताऊं, ये सारे कल्पना के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रहा। उन्होंने जो विषय आज हुआ है उनकी ही मार्गदर्शन में हुआ है। उन्होंने कहा ये 3 दिन तक होनी चाहिए, सभी लोग रहनी चाहिए। जब सभी लोग रहनी चाहिए कहे, उसमें से आदरणीय गवर्नर मैडम भी आ गए। और जब कल परसों उन्होंने हमें यहाँ मार्गदर्शन करने के बाद, प्रधानमंत्री जी हम लोगों की निरंतर शिक्षक है। मेरे को ग्रीन रूम में मैं थोड़ा आगे उनको सी ऑफ करने के स्थान तक जा चुका था। उन्होंने फिर हमको बुलाया, उन्होंने पूछा सभी लोग तो आए हैं ना? मैंने देखो कही तो दिया है 95% आ ही गए, बाकी यूजीसी जाने, आप लोग जानो। और फिर सभी लोगों की एक सामूहिक प्रचेष्टा से आज हम मेरे को लगता है हमने क्या 3 दिनों में, मैं आने वाले कुछ समय जो मैं आपके सामने 5-7 मिनट में कुछ विषय को रखने का कोशिश करूंगा, उसकी उद्देश्य ही है पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए। मैं जगदीश जी की बात को आदर करता हूं, जगदीश जी में, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, जमाना बदल गया है। अच्छे हिंदी में उच्च शब्द में ये कहना एक प्राध्यापक को शोभा नहीं देता है। जमाना बदल चुका है, विनम्रता से इस विषय को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने परसों उद्घाटन उत्सव में कहा कि हम खुद को लायक मान रहे हैं। जिस मेधा के विद्यार्थी आज देश की सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूल छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूलों में बढ़ के जिस मेधा के विद्यार्थी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम एक यूनिवर्सिटी के नाते, उनके हायर लर्निंग के सीट के नाते खुद को तैयार कर पा रहे हैं? हमें एक सोचने की टाइम आई है, आत्मसमीक्षा करने की टाइम आई है। क्या संसाधनों से ही सिर्फ दुनिया बनती है? तो एकलव्य नहीं बनता कभी। संसाधनों की
रहित तब भी एकलव्य था, लेकिन दुनिया की बड़ा योद्धा एकलव्य ही बना था। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये तो राजा के बेटे थे। उनको सिखाने के लिए तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य कटिबद्ध थे, लेकिन इतिहास और सभ्यता एकलव्य को आदर के साथ मानता है। हमें आज भारत के एकलव्यों को इस बंधन में, इस बंधन की माया जाल में हम ना पड़े। हम पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था, टीचिंग लर्निंग की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। आजादी के 75 साल हो चुका है, हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, फिर भी हम चिंता कर रहे हैं क्या हमारी पढ़ाई एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है? क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि 34 साल के बाद बनी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख करने के लिए लेटस पोंडर ओवर हमारी शिक्षा को भारतीयता के साथ जोड़ना पड़ेगा? क्यों कहना पड़ रहा है? मैंने एक विषय कहा था, मैंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग एकत्रित हैं। उत्तर प्रदेश में रामायण की रचना हुई। रामायण की लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि रहे, लेकिन रामायण को लोकाभिमुखी बनाने वाले तुलसीदास रहे, इसी शहर से। तुलसी की रामायण की चौपाई किसी ने पढ़ाया नहीं, इस विरासत ने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया है। मित्रों, अच्छे चीज हम करेंगे, हमारी उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, तो हमें कोई भी बंधन, कोई भी लक्ष्य प्राप्ति करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद इस शिक्षा समागम की यही पहला टेकावे है। आइए हम 21वीं सदी में एकत्रित होकर एक ज्ञान आधारित अर्थनीति का कल्पना करें, जो न केवल देश की आवश्यकता को चिंता करेगी, दुनिया की आवश्यकता का भी पूरा करने की दायित्व लेगी। मित्रों, मैं अगर एक बात आपको कहूं, जब अलेक्जेंडर भारत आए थे, अलेक्जेंडर भारत से लौटते हुए कुछ विषय उनके मन में आया। उन्होंने अपने मित्रों के सामने कहा, उन्होंने ये कहा था, इस देश को कोई सैन्य शक्ति पराजित नहीं कर सकता है। राजा को पराजित करने के बाद इस देश पराजित नहीं होता है। इस देश में जब तक शिक्षा को हम पराजित नहीं करेंगे, विध्वस्त नहीं करेंगे, इस देश को अपनाना, इस देश को राजत्व करना संभव नहीं है। अलेक्जेंडर तो पराजित होकर लौट गए थे। बाद में इस देश में हमारी 5वीं सदी में हमारी तक्षशिला का विनाश हुआ है, यानी उसके पहले तक्षशिला था। उसी उद्देश्य से तक्षशिला को 5वीं सदी में भी आक्रांता ने प्लान किया उसको विनाश करे। 12वीं सदी में हमारी नालंदा को जलाया गया। सालों तक नालंदा से धुआं उठता था, इतना ही किताब था, इतना बड़ा रिच लाइब्रेरी था। उसको आगे 1835 में मैकोले ने फॉरेन डोमिनेंसी, विदेशी प्रमुखता तथा आर्थिक शोषण के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, फॉरेन डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए मैकोले मिनट में, इतिहास के पन्ने में लिखा है, एक शिक्षा व्यवस्था को हमारे ऊपर लादा गया, जिसके अभी अभी आने वाले 13 साल के बाद 200 साल पूरा होगा। इसीलिए मित्रों, कहाँ बैठे हैं जितना महत्वपूर्ण है, कब बैठे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है। मैकोले शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। उस शिक्षा नीति, उस शिक्षा मिनट्स को जब 200 साल होगा, उसकी 13 साल पहले हम काशी में एकत्रित हुए हैं। यह अखिल भारतीय शिक्षा समागम एक मील के पत्थर बनने वाला है भारत की नव जागृति में, कि हम कुछ लोग आए थे और मिलके तय किए कि हम दुनिया कैसे बनाएंगे। मित्रों, मैं इस टेकावे, दूसरी बड़ी टेकावे अगर मैं मानता हूं, क्या पथे हमको मिला, क्या वे फॉरवर्ड मिला? मित्रों, संसाधनों से सिर्फ कुछ नहीं होता है, संसाधन महत्वपूर्ण है। और यहां बहुत सफलता के साथ हम कॉन्शियसली, कई मित्रों ने कहा कि पहली बार भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी एक्ट से चलते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट वाले, आईआईटी, एनआईटी तथा तत्तुल्य अन्य उस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस को एकत्रित किया था। और अनेक सक्सेस स्टोरी निजी विश्वविद्यालय की भी आज बन चुकी है।
अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को लाने में अनेक डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा मॉडल खड़ा किए हैं। इसलिए सारा विषय सिर्फ संसाधनों से नहीं जुड़ती है। मैं एक बात कहूं, आपके मन में शायद कुछ मेरे मन में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं भी रख देता हूं। लोग कह रहे हैं कि जो पे स्केल है आगे चल के उससे जुड़ा हुआ जो पेंशन है, फिर मैं कहूँ, आप मेरे को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं डेमोक्रेसी में सुनता हूं, इसके ऊपर एक बार सोचने की टाइम आई है। क्या सिर्फ तनख्वाह और पेंशन से हम जुड़े रहेंगे क्या? हमारे वहां तो विद्यादान की विषय है, हम विद्यादानी लोग हैं, आखिर हम अटकते कहां है? इस विषय को हमें सरकार की ओर से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है। सरकार अपने से जो बन पड़ रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है और करते भी रहेंगे। लेकिन एक टाइम आया है हमें सोचने के लिए कि हमें ये सारे दुनिया के केंद्र किसको रखना है? विद्यार्थी को रखना है। स्टूडेंट लेड, फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के ही लिए है ये शिक्षा की दुनिया है। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। फॉर स्टूडेंट बाय द टीचर। ये 21वीं सदी की एनईपी की मेरे दृष्टि से सबसे बड़ी टेकअवे है और शिक्षा संगम की यही सबसे बड़ा टेकअवे होनी चाहिए। हमने कई सारा विषय, यूनिवर्सिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाना, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लाना, इसके लिए क्रेडिट अरेंजमेंट खड़ा करना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक समाज के लिए एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट उससे निकालना। और इस विषय में मेरे को अच्छा लगा, कई मित्रों ने इस विषय में चर्चा किया कि स्किल डेवलपमेंट नो मोर विल बी ए इलेक्टिव कोर्स। अभी तो भारत में स्किल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आज की जो चर्चा हुई है स्किल डेवलपमेंट वर्टिकल्स की, उसमें कई सारे नया विषय हमारे सामने आई है। मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी को मैं आह्वान करता हूं, स्किल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड पार्ट ऑफ ऑल द वर्टिकल्स ऑफ सोसाइटी में स्किल छुपा हुआ है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के उपरांत दुनिया जब तेजी से बदल रहा है, अगर हमारी यूनिवर्सिटी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, शायद तब बड़ा अनर्थ होने वाला है। इसीलिए उस विषय में कोई सेंट्रलाइज मॉडल नहीं होना चाहिए। कई विद्वानों ने कहा कि यूनिवर्सिटी यूजीसी क्यों गाइडलाइन देगा, एआईसीटी क्यों फ्रेमवर्क करेगा? आफ्टर ऑल भारत की संविधान, राज्यों की विधानसभाएं, भारत की पार्लियामेंट, ये क्यों आपको अधिकार दिया है? यू आर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस सिर्फ तनख्वाह देने के लिए नहीं, ऑटोनोमस सिर्फ डायरेक्टर महोदय को किसी को बिना बताए छुट्टी में जाने के लिए नहीं। कल जब मेरे अनुभव में आदरणीय गवर्नर मैडम से कह रही थी, गवर्नर मैडम का हमें भी छुट्टी में जाने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए। मेरे को कई मित्रों ने बताया कि वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स ये जब जाते हैं छुट्टी में, ये किन को छुट्टी मांगते हैं? किसी किसी जगह पे बीओजी में बताने की आवश्यकता रहती है। लेकिन मैं ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्यों को, भीष्माचार्यों को ये बताना चाहता हूं कि आपकी सेल्फ डिसिप्लिन आप ही को करना है, आगे भी कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन 21वीं सदी में अगर हमको सच में ग्लोबल पावर बननी है तो कोई सैनिक शक्ति के आधार पे नहीं बन सकते हैं। दुनिया की बड़े बड़े सैनिक शक्तियों की और अर्थनैतिक शक्तियों की 2 परीक्षा अभी हुई है। कोरोना के उपरांत कई सारे बड़े बड़े डेवलप्ड इकोनॉमी अपने घुटने पे आए हैं। इसलिए सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स से और मिलिट्री पावर से दुनिया को जीता नहीं जा सकता है, नॉलेज की पावर से दुनिया को जीता जा सकता है, जो मेरे यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रीदिंग ग्राउंड है। वो कैसे स्टैंडर्ड्स तैयार करेंगे ये आपके ऊपर है। इसलिए स्किल्स आधारित व्यवस्था, विशेष करके कई मित्रों ने चर्चा किया कि एक एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनानी है। और यूनिवर्सिटी इसकी स्वतंत्र है। कैसे इस प्रकार की सोशल लैबोरेटरी आप लोग है, कैसे उसको हम लोग, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि सर्कुलर इकोनॉमी कैसा होगा। हर एक जिले में एक विशेष उत्पादित चीज है, मेटल्स की हो, एग्रीकल्चर की हो, टेक्सटाइल की हो, या नए नए जमाने में नॉलेज आधारित छोटे छोटे बॉर्डर इलाका में, उड़ीसा बंगाल के एक बॉर्डर इलाका में छोटे से शहर में ब्लॉक से ही नीचे जगह पे आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की कॉल सेंटर बन रहा है। इसीलिए बन रहा है वहां 2-3 भाषा जानने वाले लोग हैं, 2 बॉर्डर स्टेट के लोग 2 जानते हैं, इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं, 4 भाषा के अधिकारी एक इलाका में छोटे जगह पे रहते हैं। उस छोटा 4 जगह की 4 भाषा जानने वाले मैन पावर की आधार पे डेवलप्ड इकोनॉमी की बड़े बड़े कंपनियों की कॉल सेंटर बन चुका है। नॉलेज की फ्लो कहां कहां तक पहुंच रही है आप कल्पना करिए। इसकी इनोवेटिव मॉडल बनाने की दायित्व तो यूनिवर्सिटीज के पास है। इसके लिए आप पूरा स्वतंत्र हो। इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आपसे अपेक्षा है। रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इसी की नाम है। मित्रों, यूनिवर्सिटी में कल प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि हमको सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपील करते हैं लाइफ फॉर एनवायरमेंट, पीपुल प्रो प्लैनेट बनानी पड़ेगी। इसके अर्थ क्या है? हमारी कैंपस वाटर कंजर्वेशन की मॉडल होनी चाहिए, हमारी शहर की प्लांटेशन की, फॉरेस्टेशन की मॉडल होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट की छोटा छोटा लैबोरेटरी होनी चाहिए, वेस्ट टू वेल्थ की लैबोरेटरी होनी चाहिए। इसके एक्सपेरिमेंट आपसे अपेक्षित है। मित्रों, दुनिया के अंदर जाना है तो हमारी असेसमेंट, रेटिंग, इसकी फ्रेमवर्क को भी विश्व स्तरीय बनानी है। अभी की कई प्रकार के विषय है, मैं आप इस विद्वत परिषद से अपेक्षा रखता हूं। ये NAAC, NBA, NIRF 3 इंस्ट्रूमेंट भारत सरकार की ओर से हैं। मैं कभी कभी फ्रैंकली कहता हूं, कोई मेरे पास आते हैं, मेरे को 1 साल हो ही जाएगा, कोई मेरे पास आते हैं ये कहने के लिए कि हमारी इंस्टीट्यूशन की NAAC के बारे में चिंता कर लीजिएगा। मेरा डर बढ़ता है। मैं बड़े कैंडिडली कहता हूं, इसलिए डर बढ़ता है कि सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? अगर मेरे को पैरवी करना पड़ेगा then समथिंग रॉन्ग इज इन प्रोसेस। अभी हमने हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में कल्पना किया। मैं अपेक्षा रखता हूं, प्रशासक मित्र तो उस काम पे लगे ही हैं, लेकिन आपसे भी परामर्श हमें चाहिए उस हायर एजुकेशन कमीशन में क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए। आपकी सुचिंतित मत आप हमको दीजिए। मित्रों, जब मैंने कहता हूं बाय द टीचर, ये सारा प्रोसेस की मूल स्तंभ विद्यार्थी है, उससे बड़ा जिम्मेवार स्तंभ है टीचर। इसीलिए NEP में टीचर के बारे में कई सारा विषय कहा गया है। टीचर्स की कैपेसिटी, टीचर्स की विजन, टीचर्स की एथिक्स, टीचर की मोरल्स, टीचर की आइडिया। मित्रों, 1-2 विद्यार्थी को सेव नहीं करेगा, 1-2 यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स नहीं चलाएगा, एक जेनरेशन को खड़ा करने वाला है। एक सेंचुरी में जिम्मेवारी लेने की समुदाय के नाम है टीचर। इसीलिए आपसे ज्यादा बेहतर इस विषय के ऊपर कौन चिंता कर सकता है। मैं और एक विषय पे ध्यान दूंगा, मेरे बहन अन्नपूर्णा जी ने उसको उल्लेख किया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। भाषा, कोई भी व्यक्ति जब अपने मातृभाषा में विषय को, जिस भाषा में वो बचपन से सुनता है, जिस भाषा में वो पहली बार कहता है, अगर उसी भाषा में वो लिखता है और पढ़ता है, तब उसकी टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, तब पूरा परिप्रकाश होता है। उसको और कोई वैश्विक भाषा बाद में सीख के ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स में जाना कोई आपत्ति नहीं। समय आएगा भारत में हिंदी ही अपने आप में दुनिया की एक बड़ी भाषा है जो भारत में बोली जाती है। भारत में बोलने वाले बंगाली भाषा, पड़ोस के एक देश भी उसको बोलता है, बांग्लादेश, वो कोई कम भाषा नहीं है। भारत की एक तेलुगु भाषा को अगर हम मिलाए, हिंदी, तेलुगु और बंगाली, ये 3 भाषा को हम मिला दें, शायद हम दुनिया की 1 नंबर की भाषा के नंबर बन जाएंगे। और तीनों भाषा में कम से कम 50% शब्द तो एक जैसे होगा। कोई धीरे धीरे बंगाली बोलेगा तो आप समझ जाएंगे, हिंदी तो सब समझ ही लेते हैं,
और तेलुगु भी कोई बोलेगा, आप देखिएगा कम से कम पहले बोली में भी आप 5% पकड़ लेंगे, महीने भर के बाद 50% आप पकड़ लेंगे। कोई भी भारतीय भाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम ही लोग करते हैं, अपना उद्देश्य से करते हैं, लंबा समय चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये सारे राष्ट्रीय भाषा के आधार पर हमारी शिक्षा को बनानी पड़ेगी। मित्रों, आज मैं अंत में एक बात फिर कहूं कि इस 3 दिन के अधिवेशन सबको अच्छा लगा है, इसको आगे बढ़ाना भी है, उसको एक वार्षिक रूप देंगे। लेकिन उसकी पहले जब इन दिनों में मेरा कुछ प्रवास हुआ, भ्रमण हुआ देश भर में, हमें लगा बीच में इन दिनों में हम लोगों ने गुवाहाटी IIT में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ कि गुवाहाटी IIT से अपेक्षा रखा गया कम से कम अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जितने सारे भारत सरकार के शिक्षण संस्थान है, राज्य सरकारों की गुणात्मक शिक्षण संस्थान है और भारत सरकार राज्य सरकार की जितने शोध संस्थान है, रिसर्च लैबोरेटरी है और निजी क्षेत्र के जितने लैबोरेटरीज है, सबको इकट्ठा लाइए। आखिर ये एजुकेशन और रिसर्च की आवश्यकता क्या है अगर ये सोसाइटी के काम पे नहीं आता है तो, अगर ये भारत की नई पीढ़ी को ये नहीं पहुंचता है तो आखिर ये एक इंस्टीट्यूशन की मतलब क्या है। इसलिए UGC ने भी कुछ स्ट्रक्चर बनाई है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई है। लेकिन मैं आप ही के ऊपर ये काम देता था, आप ही को एक काम सौंपता हूं। हर एक राज्य में भारत सरकार की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, कहीं IIT है, कहीं NIT है, कहीं यूनिवर्सिटी है, उस राज्य की प्रमुख शिक्षा संस्थान के साथ मिलके भारत सरकार की और राज्य सरकार की अन्य रिसर्च लैबोरेटरी को इकट्ठा करते हुए और उस राज्य की जो व्यावसायिक दुनिया जुड़ा है, अगर आखिर सोसाइटी को एंटरप्रेन्योरियल बनाना है तो हमें ये जो विषय है एकेडेमिया, पॉलिसी और इकोनॉमी, ये तीनों की एक प्रॉपर बैलेंस करना है। मित्रों, इसकी नेतृत्व और कोई नहीं कर सकता, उसको एकेडेमिया को ही करना पड़ेगा, उसको VCs को करना पड़ेगा। अपने आप में आप हमारे मार्गदर्शक हो। इस सभ्यता को नए स्तर पे लेने की प्रमुख जिम्मेवारी आपके पास है। इस संगम को हम आने वाले दिनों में निरंतर करेंगे, इसको कंटिन्यूस करेंगे, उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डालेंगे। उसके साथ साथ राज्यवारी भी इसकी अधिवेशन होगा। जिस 9 विषय पे आज चर्चा हुई है, मेरे को कभी कभी लगता है ये 9 विषय में एक विषय की 3-3 दिन की अधिवेशन हो सकता है। इतना गहराई से इस विषय को मंथन करना पड़ेगा। NEP एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष को ठीक से पानी देना है, उसको बड़ा करना है। और मित्रों, मानिए 21वीं सदी की दुनिया की समाधान के सूत्र आपकी जिम्मेवारी में है, इसी NEP के माध्यम से है। इसी को हम आज आइए सब मिल के सफल बनाएंगे। मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूं और विशेष करके आदरणीय राज्यपाल महोदय का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने शिक्षा पे इतना रुचि लेके 3 दिन हमारे साथ समय बिताया। हमको उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक मार्गदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद।